Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थालीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म यूरोप का 10th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हिस्ट्री का इस फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म यूरोप के हम ऑलरेडी 9 लेक्चर्स ला चुके हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे यूनिफिकेशन हो रहा है इटली का, यानी कि इटली को यूनिफाइड करने में किन चीज़ों का रोल प्ले रहा है, किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, कौन सी फेमस पर्सनालिटी ने कंट्रीब्यूट किया है और इटली जो है यूनिफाइड होने से पहले किस प्रकार का था। ये सारा हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तो और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ और हमने देखा कि कैसे जर्मनी ने खुद को यूनिफाई किया अनकॉन्स्टिट्यूशनली। ये सारी बातें हमने डिस्कस की। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना कोई समय गए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे इटली के यूनिफिकेशन की कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ। लेकिन इटली पे यूनिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमें इटली के बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा कि इटली यूनिफाइड होने से पहले कैसा था, किन भागों में बटा था कि उसे यूनिफाई करना पड़ा, क्या कंडीशन थी इटली की कि उसे यूनिफाई करना पड़ा। जाहिर सी बात है, अगर यूनिफिकेशन करना पड़ रहा है इसका मतलब यह है कि इटली यूनिफाइड नहीं था। अब यूनिफाइड नहीं था तो कैसा था, चलिए हम उस कंडीशन को समझते हैं। चलिए इसके बैकग्राउंड को हम जानते हैं कि इटली कैसा था। इटली ड्यूरिंग मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मध्य में, 19वीं शताब्दी के मध्य में कैसा था इटली, उसकी हम बात करते हैं। इटली जो है वो डिवाइडेड था 7 स्टेट में। एक अकेला इटली जो है वो 7 स्टेट में बटा हुआ था, है ना। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। अब 7 स्टेट में एक ही नेशन 7 नेशन में बटा हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो नेशन स्टेट है? बिल्कुल नहीं है। तो उस 7 पार्ट को जोड़कर एक नेशन का पार्ट बनाना ही क्या कहलाता? नेशन स्टेट कहलाता या फिर यूनिफिकेशन कहलाता। तो उसी यूनिफिकेशन की ओर हम बढ़ेंगे, बट पहले अभी बैकग्राउंड को जानते हैं। तो कैसा था 19th सेंचुरी के मिडिल में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड था। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट ड्यूरिंग द मिडिल 19th सेंचुरी। ठीक है। दूसरी बात, इन 7 स्टेट में से सिर्फ अकेला ही एक स्टेट ऐसा था जिसको इटली के लोग रूल करते थे, यानी इटली का राजा था, नहीं कि बाकी के 6 स्टेट पे तो दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा था, है ना। अकेले 7 स्टेट में से सिर्फ एक ऐसा स्टेट था जिसपे इटली प्रिंस का रूल था, बाकी सब पे तो दूसरे लोग रूल कर रहे थे, बिना जो इटली के नहीं है, जिन्हें रूल करना भी नहीं चाहिए, ऐसे लोग रूल कर रहे थे। ठीक, तो 7 स्टेट में से अकेला स्टेट था सर्डिनिया पिडमोंट। कौन सा स्टेट? सर्डिनिया पिडमोंट। आपको ध्यान रखना है, इटली का अकेला सर्डिनिया पिडमोंट ऐसा स्टेट था विच वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंस हाउस, है ना, जो किसके द्वारा रूल था? इटालियन प्रिंस हाउस के द्वारा। तो सर्डिनिया पिडमोंट इज द ओनली वन स्टेट विच वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंस हाउस। यानी इटली के 7 पार्ट है, लेकिन 7 में से सिर्फ एक पर ही इटली का रूल चल रहा है, बाकी 6 पर दूसरों का रूल चल रहा है। तो कैसे यूनिफिकेशन मान ले? पूरे 7 पे इटली का रूल चाहिए ना, तभी तो हम उसको क्या मानेंगे? यूनिफिकेशन मानेंगे। जैसे जर्मनी इतने पार्ट में बटा था, पर्शिया हो गया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस वगैरह, इन सब में, तो इनके ऊपर रूल करने वाला एक पर्सन है कैसर विलियम फर्स्ट, तो यूनिफिकेशन होगा। वैसे ही यहाँ पर जो 7 पार्ट हैं किसके? इटली के, इंक्लूडिंग सर्डिनिया पिडमोंट, अगर इन सब पर रूल चलेगा किसका? ऐसे इटालियन प्रिंस हाउस का, है ना, तभी इसको क्या बोलेंगे? यूनिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है। तो आपको ज्ञात हो गया कि इटली जो है 7 भागों में बटा हुआ था। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स ड्यूरिंग द मिडिल 19th सेंचुरी, आउट ऑफ व्हिच ओनली वन स्टेट ऑफ इटली वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंस हाउस व्हिच वाज सर्डिनिया पिडमोंट। जी हाँ, इन 7 स्टेट में से अकेला एक स्टेट ऐसा है सर्डिनिया पिडमोंट जिसके ऊपर रूल चलता था इटालियन प्रिंस हाउस का। ये उसका टाइटल है, उसका नाम नहीं है, उसका टाइटल है इटालियन प्रिंस हाउस। ठीक है। तीसरी बात, जो नॉर्दर्न इटली है, नॉर्थ पार्ट है इटली का, वो किसके द्वारा रूल किया जा रहा है? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के द्वारा। जी हाँ, द नॉर्दर्न इटली वाज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स, है ना। जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स हैं उन लोगों ने रूल कर रखा है, ऑस्ट्रियन लोगों ने रूल करके रखा है। आपको पहले से पता है कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जो 3 कंट्रीज थी आपस में मिलकर जो लड़ी थी इसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, है ना। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस किससे लड़ी थी? प्रशिया के खिलाफ लड़ी थी। बट ऑस्ट्रिया का ही किंग जो है रूल कर रहा है किस पे? इटली के नॉर्थ साइड पर है। नॉर्थ रीजन इटली का है, इस पे इटालियन प्रिंस ही होना चाहिए, बट इस पे रूल कौन कर रहा है? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स कर रहे हैं, यानी कि यूनिफाइड नहीं है। ठीक। तीसरी बात जो थी कि द सेंटर पार्ट जो है वो रूल है पोप के द्वारा। अब आप समझ पा रहे हैं पोप क्या है, आपको बता देते हैं। पोप क्या होता है? जो क्रिश्चियन समाज होता है, क्रिश्चियन रिलीजन होता है, उनका जो हेड होता है, सबसे बड़ा हेड या सबसे बड़ा पुजारी जिसे हम कहेंगे, वही क्या कहलाता है? उनका हेड कहलाता है, पोप कहते हैं। यानी पूरे वर्ल्ड में जो क्रिश्चियंस का हेड होगा, या फिर वैटिकन सिटी जिसको बोलते हैं ना, रोम में जो वैटिकन सिटी है, पूरे क्रिश्चियन लोगों का जो हेड है, उस मंदिर का हेड, उस मंदिर का पुजारी क्या बनाता है? पोप बनता है। ऑल द
हेड ऑफ द ऑल द क्रिश्चियंस इन द वर्ल्ड इज नोन एज पोप। जी हाँ, पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस का हेड को क्या बोलते हैं? पोप बोलते हैं। वो पुजारी होता है, क्रिश्चियन लोग का पुजारी आप समझिए, एक तरह से प्रिस्ट समझ लीजिए। ऑल द हेड ऑफ द ऑल द प्रिस्ट ऑफ क्रिश्चियंस, है ना, क्रिश्चियन के सभी पुजारियों का पुजारी, उन सभी का हेड है ना, ठीक। नॉर्थ में रूल कौन कर रहा है? देखिए पहले तो एक ही स्टेट जो है, सातों में से एक स्टेट सर्डिनिया पिडमोंट, इसके ऊपर रूल है इटालियन प्रिंस हाउस का। फिर नॉर्थ इटली पे, नॉर्थ इटली रीजन पे रूल कौन कर रहा है? अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स, यानी ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के लोग इस पर रूल कर रहे हैं। फिर जो सेंटर इटली है उस पर रूल किसका चल रहा है? पोप का रूल चल रहा है ना, इट वाज अंडर द रूल ऑफ पोप। फिर सदर्न पार्ट जो है, साउदर्न रीजन जो है, उस पर रूल किसका चल रहा है? बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। जी हाँ, स्पेन के बॉर्बन किंग्स ने कब्जा कर रखा है सदर्न पार्ट पे, ठीक। तो सदर्न रीजन्स ऑफ इटली वर रूल्ड बाय द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो बॉर्बन किंग जो है स्पेन के, उन्होंने सदर्न पार्ट पे रूल कर रखा है। और इटालियन लैंग्वेज जो है, वहां की जो इटालियन लैंग्वेज है उसमें बहुत वेरिएशन है। इवन वो इटली है एक स्टेट, एक पूरा नेशन, लेकिन उसमें वेरियस टाइप के लैंग्वेजेस हैं, वो एक नहीं है, यानी एक ही भाषा वेरियस टाइप्स में बटी हुई है। क्यों? क्योंकि उनमें यूनिटी ही नहीं है भाई, यूनिफाई ही नहीं है। यानी ये नॉर्थ में इन लोगों ने, ऑस्ट्रियन लोग हैं, यहाँ की इटली वाली भाषा में ऑस्ट्रियन इफेक्ट होगा, यहाँ की इटली वाली भाषा में ये लोग अपने तरीके से क्रिश्चियनिटी वाला कुछ इफेक्ट होगा, ये सदर्न पार्ट में बॉर्बन किंग के स्पेन का स्पेनिश वाला कुछ इफेक्ट होगा। यानी इटली जो है अपने ही कल्चर को खोती जा रही है, अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रही थी, ये यूनिफाइड नहीं थी, ठीक। तो इटालियन लैंग्वेज में बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे, यानी कि भाषा भी यूनिफाइड नहीं है, कल्चर भी यूनिफाइड नहीं है, और रीजन भी यूनिफाइड नहीं है, पूरा का पूरा कंट्री भी यूनिफाइड नहीं है। तो इससे यूनिफिकेशन करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा कि मिडिल 19th सेंचुरी में इटली की कंडीशंस कैसी थी। इटली जो है 7 भागों में डिवाइडेड था। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, आउट ऑफ व्हिच ओनली वन स्टेट, दैट इज सर्डिनिया पिडमोंट, वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंस हाउस। Third, the North Italy region was ruled by the Austrian Habsburgs, while the center part of the Italy was ruled by the Pope, was under the Pope, and the southern regions were ruled by the Bourbon kings of Spain, है ना। southern part को कौन रूल कर रहा था? Bourbon kings of Spain। और तो और इटली में जो है लैंग्वेज वेरिएशन बहुत था, लोकल और रीजनल वेरिएशन था इटालियन भाषा में। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात कर ली कि इटली जो था 19th सेंचुरी के मिडिल में कैसा था, यानी यूनिफाई होने से पहले कैसा था। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि वो कौन से लोग थे, वो कौन सी फेमस पर्सनालिटी थी जिन्होंने कौन से वर्क किए जिनकी वजह से इटली यूनिफाई हुआ, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेमस पर्सनालिटीज इन मेकिंग इन मेकिंग इटली यूनिफाइड। जी हाँ, इटली को यूनिफाई करने में उन फेमस पर्सनालिटीज का क्या रोल था, उन्होंने कौन से वर्क किए, कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, चलिए हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इटली जो है यूनिफाइड नहीं था, इटली 7 पार्ट्स में बटा हुआ था, उसके अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग लोग रूल कर रहे थे, और तो और इटली का कल्चर भी डाइवर्स था, अकेले इटलियन लैंग्वेज के ही लोकल और रीजनल वेरिएशंस थे। तो इतना सब हम जानते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि कौन से लोग ऐसे थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इटली को यूनिफाई करने में, यानी किन लोगों की मेहनत की वजह से इटली आज यूनिफाइड है। यूनिफाइड नहीं था तो यूनिफाइड करना पड़ा, लेकिन यूनिफाइड सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ने से नहीं आती है, कुछ डिप्लोमेटिक तरीके भी होते हैं, कुछ क्या कह सकते हैं पॉलिटिकल वे ही होता है जिसे डिप्लोमेटिक कहते हैं, और कुछ वॉर वाले तरीके भी होते हैं। तो इटली में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, खुद लड़ाई लड़कर, खुद मैदान में जाकर लड़ाई लड़कर क्या किया, इटली को यूनिफाई करने की कोशिश की है। कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बना के इटली को क्या किए, यूनिफाई किए। कुछ ऐसे थे जो पॉलिटिकल रिलेशंस का इस्तेमाल करते हुए, पॉलिटिक्स करते हुए, डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से इटली को यूनिफाई किए। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इटली को यूनिफाई करने में। इटली अपने आप यूनिफाई नहीं हो गया जर्मनी की तरह, अपने आप अनजाने में अनकॉन्शियसली यूनिफाइड नहीं हो गया। इटली को यूनिफाई करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, पूरा एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ा, यानी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा किसे यूनिफाई करने में, इटली को। इस इटली के यूनिफिकेशन में 3 लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जी हाँ, ये 3 फेमस पर्सनालिटीज, फेमस एंटिटीज जो हैं, इनका बहुत ज्यादा रोल रहा है। इन्होंने अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इटली को यूनिफाई करने में। खासकर गिउसेप्पे मजीनी, ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी किसके लिए, बस इटली को यूनिफाई करने के लिए। गिउसेप्पे मजीनी, गिउसेप्पे गरिबाल्डी और काउंट कैमिलो डी कैवर। जी हाँ, ये तीनों लोग ऐसे पर्सन हैं, ऐसे फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनके वजह से आज इटली यूनिफाइड है। इटली को यूनिफाई करने का अगर श्रेय किसी को जाता है, अगर क्रेडिट देना हमें इटली के यूनिफिकेशन का, तो डायरेक्टली किसको देना पड़ेगा, इन्हीं 3 लोग को, गिउसेप्पे मजीनी को, गिउसेप्पे गरिबाल्डी को और काउंट कैमिलो डी कैवर को। इसमें से तो कई लोग ऐसे थे जो खुद आर्मी में लड़े, आर्मी को लीड किया, पॉलिटिक्स भी की,
मीटिंग्स भी की, साथ ही साथ आर्मी में साथ साथ लड़े सोल्जर्स के खिलाफ, दूसरे जो यूनिफिकेशन नहीं चाहते, तो इनका भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल रोल है। और कुछ तो ऐसे हैं जो दूसरे देशों में घूमे, पूरे यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में घूमे, उनसे हेल्प मांगी, उन्हें जागरूक किया, उन्हें अवेयर किया कि यूनिफिकेशन क्यों जरूरी है, यूनिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, यूनिफिकेशन करने से क्या फायदे होंगे, मोनार्की के अंडर रहने से क्या नुकसान होंगे, नॉन यूनिफाइड रहने से क्या नुकसान होंगे, ये सारी बातें इन लोगों ने बताई। यानी पॉलिटिकल हो गया हो, डिप्लोमेटिक तरीका होगा या फिर वॉर वाला तरीका हो गया हो, इन सभी तरीकों से इटली को यूनिफाई करने की कोशिश की गई है, जिनमें सबसे ज्यादा मेन पर्सनालिटीज के नाम जो आते हैं वो गिउसेप्पे मज़ीनी, गिउसेप्पे गरिबाल्डी और काउंट कैमिलो डी कैवर के हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन फेमस पर्सनालिटीज के कंट्रीब्यूशन के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गिउसेप्पे मज़ीनी की कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इटली के यूनिफिकेशन में। सो स्टूडेंट्स, इटली के यूनिफिकेशन के कंट्रीब्यूशन में हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहला रोल जो है गिउसेप्पे मज़ीनी का। जी हाँ, गिउसेप्पे मज़ीनी ने कौन सी एक्टिविटीज की है, कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया है इटली को यूनिफाई करने में, एंड व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गिउसेप्पे मज़ीनी इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ गिउसेप्पे मज़ीनी, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गिउसेप्पे मज़ीनी इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, या फिर आपको सवाल आता है, ये भी आ सकता है कि इटली वाज यूनिफाइड विद द हेल्प ऑफ गिउसेप्पे मज़ीनीज एक्टिविटीज, देयर वाज ए मेजर रोल प्ले ऑफ गिउसेप्पे मज़ीनी इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ऐसे कई प्रकार के सवाल आ सकते हैं, इस पे आपको स्टेटमेंट देना होगा, इस पे शॉर्ट नोट लिखना होगा, कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स पेश करने होंगे, कुछ एक्टिविटीज बतानी होंगी जो किसने की थी, गिउसेप्पे मज़ीनी ने की थी। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन से वो फैक्ट्स, वो एक्टिविटीज थी, क्या वो कंट्रीब्यूशन था जो गिउसेप्पे मज़ीनी ने किया इटली को यूनिफाई करने के लिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली बात कि ही सक्सेड इन पुटिंग ए कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर ए यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक इन 1830s। जी हाँ, 1830s में पहली बार गिउसेप्पे मज़ीनी को कामयाबी मिली एक कॉमन प्रोग्राम बनाने की कि हम क्या कर सकें, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी बना सके या फिर एक ग्रुप बना सके, एक एसोसिएशन बना सके जो किसके लिए वर्क करेगा, यूनिफिकेशन के लिए। किसकी यूनिफिकेशन? इटली की। यानी इटली को यूनिफाई करने की बात तक नहीं कोई करता था, तो उस इटली को यूनिफाई करने के लिए पहली बार एक ग्रुप बनाने में, एसोसिएशन बनाने में सक्सेस मिली है। किसको? गिउसेप्पे मज़ीनी को। कब? 1830s में। जी हाँ, गिउसेप्पे मज़ीनी वाज सक्सीड इन पुटिंग ए कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटली रिपब्लिक इन 1830s, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक इन 1830s। 1830s में गिउसेप्पे मज़ीनी को कामयाबी मिली है क्या बनाने के लिए, एक संयुक्त प्रोग्राम था, संयुक्त क्या कह सकते हैं उसको, प्रोग्राम था। किसने बनाया था ये? गिउसेप्पे मज़ीनी ने। किसने बनाया था ये? कि जो इटली है उसको यूनिफाई करने के लिए प्लान्स कहाँ बनेंगे, कैसे बनेगा, कौन सा ग्रुप काम करेगा यूनिफाई करने के लिए, वो ग्रुप बनाया इन्होंने। उसका नाम था यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। कब बना था? 1830s में। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, वन वर्ड में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। और क्या इसने काम किया? ही फॉर्म्ड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज। जी हाँ, इसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई थी। मतलब ये खुलेआम काम नहीं करती थी, ये सीक्रेट ग्रुप्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे लोगों के, यंग लोगों के, जो क्या करते थे, आर्मी की तरह थी। यानी हम कह सकते हैं कि ये गिउसेप्पे मज़ीनी की खुद की आर्मी थी जो इसके बुलावे पर कुछ भी करने को तैयार होती थी। यानी कि इसने यंग पीपल को इंस्पायर किया, उनका ग्रुप बनाया और सीक्रेट ग्रुप बना लिए और सीक्रेट आर्मी की तरह वर्क करते थे। जब चाहिए इनकी मदद से डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, मार्च निकालता था, किसी पे अटैक तक करता था, यहाँ तक कि मोनार्क को हरा भी देता था कई बार इन सोसाइटीज की हेल्प से। तो चलिए हम जानते हैं कौन से 2 सोसाइटीज थी। यहाँ ही फॉर्म 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज, एक यंग इटली इन मर्साइलिस। जी हाँ, मर्साइलिस एक जगह है, वहां पर उसने बनाया था यंग इटली इन मर्साइलिस एंड यंग यूरोप इन बर्न। तो आप देख सकते हैं कि इटली को यूनिफाई करने के लिए भी ग्रुप बनाया है और यूरोप को यूनिफाई करने के लिए भी इसने एक ग्रुप बनाया है, यंग यूरोप इन बर्न एंड यंग इटली इन मर्साइलिस। तो आप सोच सकते हैं कि इस बंदे में इतना दिमाग है कि वो सिर्फ और सिर्फ इटली को यूनिफाई करने की बात नहीं कर रहा है, पूरे यूरोप को यूनिफाई करने की बात कर रहा है। यानी अगर वो पूरे यूरोप को यूनिफाई की बात करेगा तो उसकी कंट्री को यूनिफाई करने के लिए अपने आप सपोर्ट मिलेगा। तो ये कितनी दूर की सोचता था, कितनी अच्छी पॉलिटिकल इसकी अंडरस्टैंडिंग थी, ये हमें आप पता लगा सकते हैं। ठीक, अगला उसकी सोच क्या थी, व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ गिउसेप्पे मज़ीनी। तो देखिए, गिउसेप्पे मज़ीनी जो है एक इमोशनल पर्सन था। वो क्या सोचता था कि भगवान ने हम लोगों को, नेशंस को ऐसा बनाया है कि हम एक नेशन के पार्ट रहें। हम जो भी स्टेट हैं, जितने भी अलग अलग पार्ट में बटे हैं, वैसे हम रह ही नहीं सकते। हमें भगवान ने बनाया है कि हम इसीलिए अर्थ पे पैदा किया कि हम क्या कर सकें, पूरे नेशंस को एक में जोड़ के रख सकें ना। नेशन अलग रह ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो हम लोग कौन होते हैं उसे रोकने वाले, है ना, ये कहता था कौन? गिउसेप्पे मज़ीनी। तो देखते हैं हम क्या कहता था। ही बिलीव्ड दैट
गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। उसका मानना है कि जो नेशंस है, जो राष्ट्र है, वो मानवता का एक अभिन्न अंग है। यानी नेशन जो है हमारे, हम ह्यूमंस के अंदर का पार्ट है, हमारी सोच है नेशन, है ना। उसके बिना जो है क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस हमारा पॉसिबल ही नहीं। भगवान ने इस धरती पे हमें भेजा है इसलिए कि हम एक राष्ट्र बनाएं, एक नेशन बनाएं, यूनाइट नेशन बनाएं, ऐसा मानना है किसका, गिसेपी मजीनी का। तो उसका मानना है कि अगर ऐसा है, यानी हम इंसानों का मकसद है कि हम नेशन को क्या करें, यूनाइट करें, तो फिर इटली कैसे अलग रह सकता है? इटली को भी तो क्या करना पड़ेगा, यूनाइट होना ही पड़ेगा, सो दैट इटली कुड नॉट फॉल इन वेरियस स्टेट्स, है ना। इटली भी क्या है, अलग अलग स्टेट्स में रह ही नहीं सकता भाई। जब भगवान ने सबको एक नेशन बनाने के लिए भेजा है तो इटली कैसे डिफरेंट रहेगा, ये सोचना है किसका, गिसेपी मजीनी का। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। इसीलिए इटली जो है वो एक छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, पैच वर्क, स्मॉल किंगडम्स का और स्टेट्स नहीं रह सकता है ना, स्टेट्स का, किंगडम्स का पैच वर्क नहीं रह सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों का हिस्सा नहीं रह सकता इटली। इटली को क्या करना पड़ेगा, यूनिफाई होना ही पड़ेगा। ये इटली की क्या है, प्रवृत्ति है, यानी कि भगवान ने इटली को इसीलिए बनाया है कि इटली क्या रहे, एक यूनाइटेड नेशन रहे। ऐसा सोचना है किसका, गिसेपी मजीनी का। बहुत इमोशनल है बंदा, ठीक। तो उसने कहा इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। इससे क्या होगा, इटली को एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक में फोर्स करना पड़ेगा, यानी उसे ढालना ही पड़ेगा, मजबूरी, इटली चाहे या ना चाहे इटली को यूनिफाई होना ही पड़ेगा विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। किसकी मदद से, वाइडर अलायंस ऑफ नेशन है, कई सारे नेशंस को जोड़ के, है ना, कई ढेर सारे वाइडर, बहुत बड़े तौर पर नेशंस को, राष्ट्रों को जोड़कर हमें इटली को एक अलायंस में, एक यूनिटी में बनाना ही पड़ेगा, इटली चाहे या ना चाहे, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना इमोशनल है गिसेपी मजीनी, इमोशनल तरीके से सोचता है और कैसे वो कुछ स्पिरिचुअल रीजन्स दे रहा है ना, वो कैसे स्पिरिचुअल रीजन दे रहा है, लोग की फीलिंग्स डेवलप कर रहा है नेशनलिज्म की या नेशन स्टेट के लिए, यूनिफिकेशन के लिए, फीलिंग्स के खेल रहा है लोगों के साथ, है ना। He believed that God had intended nations to be natural units of mankind. See? So Italy could not continue to be a patchwork of small kingdoms and small states and kingdoms. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nation. स्टूडेंट्स, ये मैंने पॉइंट जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 4-5 लाइन का पॉइंट अलग से बना के रखा हुआ, मतलब इसको अलग अलग पॉइंट भी दे सकता था, पर इसको अलग अलग पॉइंट इससे नहीं दिया गया क्योंकि गिसेपी मजीनी के वर्ड्स हैं, ये उसने खुद कहा है, ये उसकी थिंकिंग है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, एक सोर्स आता है और उसका एक्सप्रेशन लिखने बोलता है। तो स्टूडेंट पिछले साल से जो सिलेबस है पूरी तरह से चेंज है, एग्जाम का पैटर्न पूरी तरह से चेंज है, तो आपके टेक्स्ट बुक में से कहीं से पैसेज उठाकर सोर्स के फॉर्म में देता है और उसे पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 1 मार्क्स के लिए। यानी आपको इतना सारा पढ़ के वो 1 मार्क्स का कुछ आंसर पूछेगा, इसमें से कोई क्वेश्चन होगा, आपको लिखना पड़ेगा 1 वर्ड या 1 सेंटेंस, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसीलिए हम हर चीज को डिटेल में पढ़ रहे हैं, किसी को भी वैसे आधा अधूरा छोड़ नहीं सकते, ठीक। Metternich described him as the most dangerous enemy of our social state. जो ड्यूक मेटरनिच है उसने क्या कहा है गिसेपी मजीनी को, गिसेपी मजीनी के बारे में उसकी सोच क्या है कि ये सबसे ज्यादा दुश्मन है ना, बहुत ही खतरनाक दुश्मन है गिसेपी मजीनी हमारे सामाजिक स्थिति के लिए। यानी कि मोनार्क लोग कहते हैं कि जो गिसेपी मजीनी है वो उनके लिए क्या है, बहुत बड़ा दुश्मन है। यानी कि आप समझ सकते हैं जिस चीज से मोनार्क चिढ़ रहे हैं, जिस आदमी से मोनार्क डरते हैं, मोनार्क चिढ़ रहे हैं, तो समझ जाइए कि मोनार्क के अपोजिट काम करने वाला है। मोनार्क के अपोजिट क्या होती है, डेमोक्रेसी होती है ना, रिपब्लिक होती है। तो ये नेशंस को यूनिफाई करना चाहता है, इसलिए तो इससे मोनार्क भी क्या है, जलते हैं, इसे बुरा बताते हैं, इसे एक खतरनाक दुश्मन बनाते हैं सोशल ऑर्डर का, सोशल स्टेट का। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि गिसेपी मजीनी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक। आपके सामने यहाँ पर गिसेपी मजीनी के कॉन्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, इसने यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बना ली थी 1830s में, पहली बार। किसी को सफलता नहीं मिली, यानी यूनिफिकेशन करने के लिए प्रोग्राम चलाने की अनुमति एसोसिएशन किसने बनाया, गिसेपी मजीनी ने। नाम क्या था, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक इन 1830s। दूसरी बात, ही फॉर्म 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज, इसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई थी जिनका नाम था यंग इटली इन मर्साइडीज एंड यंग यूरोप इन बर्न, ठीक, याद रखिएगा, यंग इटली इन मर्साइडीज, यंग यूरोप इन बर्न। तीसरी बात कि ये मानता है, गिसेपी मजीनी मानता है, he believed that God had intended nations to be natural units of mankind, so Italy could not be continue to be a patchwork of small kingdoms and small states and kingdoms. It had to be forged into a single यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। यानी इटली को यूनिफाई होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कई सारों को मिला के यूनिफाई होना ही पड़ेगा, ठीक। और इसी सब कारणों के वजह से ड्यूक मेटरनिच जो है वो गिसेपी मजीनी को दुश्मन मानता है। वो कहता है कि गिसेपी मजीनी जो है ना, हमारे मोनार्कियल सोशल स्टेट का क्या है, दुश्मन है, वो बहुत ही खतरनाक है, वो हमारे मोनार्की को पूरी तरह से तबाह कर देगा, नष्ट कर देगा। ऐसा मानना है किसका,
ड्यूक मैटरनिच का। ड्यूक मैटरनिच तो ये भी पर्सन था जिसने कहा था कि जब फ्रांस स्नीज करता है तो रेस्ट ऑफ द यूरोप को कैच कोल्ड हो जाता है, यानी कोल्ड क्या हो जाता है, ठंड सर्दी लग जाती है। यानी कहने का मतलब है, उसने कहा था, एक स्टेटमेंट है उसका, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस क्या करेगा, छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। यानी कहने का मतलब है फ्रांस में अगर कुछ भी इंसिडेंट होगा तो पूरे यूरोप में उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देख चुके हैं, है ना। तो ये उसकी क्या कहते हैं, एक थॉट था, एक कथन था उसका, तो आपको ध्यान रखना होगी। तो ये हमने कंट्रीब्यूशन बात कर ली किसी भी मजीनी की। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे काउंट डी कैमिलियो कैवर की, कि काउंट कैमिलियो डी कैवर ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था इस यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे काउंट कैमिलियो डी कैवर ने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कंट्रीब्यूट किया। हाउ काउंट कैमिलियो डी कैवर कंट्रीब्यूटेड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि ये पर्सन जो है ये पॉलिटिक्स में शुरुआत से ही है। इसने कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पर्सन रहने के बाद उसने कुछ ग्रुप एसोसिएशन बनाया, सबको मोबिलाइज किया और फिर चला गया फाइटिंग करने, है ना। ऐसा नहीं है, फिर इसने कंट्रीब्यूट किया, ऐसा नहीं है। ये शुरू से ही पॉलिटिक्स में था। पॉलिटिक्स में रहने के साथ ही इसने क्या किया, कुछ डिप्लोमेटिक तरीके, कूटनीतिक तरीके, यानी कुछ राजनीति करके इसने क्या किया, यूनिफिकेशन कर दिया इटली का, या फिर कंट्रीब्यूट किया इटली का यूनिफिकेशन करने में। ठीक, चलिए हम देखते हैं। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। जी हाँ, सर्दियापीठ में उनका ये चीफ मिनिस्टर रह चुका है ना। ही वाज द सीएम ऑफ इटली, यानी इससे तो मैंने कहा कि ये क्या है, पहले से पॉलिटिक्स में इंक्लूड था, शुरुआत से ये पॉलिटिक्स में रहा है। He adopted diplomatic way for unification of Italy। ये चीफ मिनिस्टर है, पॉलिटिशियन है, नेता है, तो ये तो आर्मी का तो नहीं है कि लड़ाई करने चला जाएगा बंदूक उठा के, तलवार उठा के। तो ये क्या करेगा, नेता लोगों के साथ बात करके, किंग के साथ बात करके, पॉलिटिक्स करके, एग्रीमेंट करके ही क्या कर सकता है, इटली का यूनिफिकेशन कर सकता है। तो इसने क्या किया, डिप्लोमेटिक वे, यानी कि कूटनीतिक तरीका। अब कूटनीति क्या होती है, मीन्स पॉलिटिक्स करना, राजनीति। उस एक राजा से जाके समझौता कर लेना कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, या आप हमारी हेल्प कीजिए उसको हराने में तो हम आपको छोड़ देंगे, उसको हरा देते हैं हम लोग मिलके। तो ये सब क्या होता है, डिप्लोमेटिक वे होता है। इसकी एक झलक हमें आगे देखने मिलेगी, एग्जाम्पल कैसे उसने डिप्लोमेटिक तरीके से हराया। तो आप डिप्लोमेटिक चीज क्या होती है उसका आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख पाओगे। चलिए देखिए स्टूडेंट, ही ऑल्सो बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पिडमोंट फ्रॉम 1850 टू 1860। जी हाँ, सरनिया पिडमोंट में वो एक प्राइम मिनिस्टर भी बन गया 1852 से 1860 तक, यानी लगभग 8-9 सालों तक वो प्राइम मिनिस्टर बना रहा। पहले वो चीफ मिनिस्टर रहा, फिर प्राइम मिनिस्टर भी बना। यानी आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में इसकी अच्छी पकड़ थी, यानी लोग, ये फेमस था, लोग इसकी बात सुनते थे, है ना। लोग ही नहीं, कंट्रीज भी इसकी बात सुनेंगी, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, एक देश को लीड कर चुका है ना। थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस। टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस मतलब होता है एक द्विपक्षीय समझौता जिसे कहा जाता है, मतलब एक कंट्री के साथ इसने समझौता किया। यानी जैसे हम आपको बताते हैं, दो कंट्रीज थी, ये समझ लीजिए आप क्या है, इटली है, इटली से कौन गया है, काउंट डी कैमिलियो डी कैवर, है ना, काउंट कैमिलियो डी कैवर है। तो ये कहा जाता है, इसके सामने दो नेशंस है, एक है फ्रांस और दूसरा है कौन सा हमारा क्या कहते हैं उसको, दूसरा जो हम पे नेशन का नाम दिया होगा ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इसके सामने दो स्टेट्स हैं। अब उसे क्या करना है, इटली में इनको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिफाई करना पड़ेगा इटली को जोड़ने के लिए। अब इसे क्या करना है, इटली में जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को, यानी तीनों को इटली में जोड़ना है। तो कैसे होगा, अब एक राजा से बात करेगा, या उससे पहले फ्रांस से लड़ ले तो उसको इटली में जोड़ दे, या फिर बाद में ऑस्ट्रिया से लड़ दे फिर उसको जोड़ दे, यानी दो लड़ाई लड़नी पड़े। तो इटली के इस काउंट डी कैवर ने क्या दिमाग लगा, ये गया पहले फ्रांस के पास, फ्रांस के राजा से, वहां के मोनार्क से, वहां के हेड से उसने क्या कर लिया, एक समझौता साइन कर लिया कि उसने कहा कि हम फ्रांस को क्या करेंगे, वॉर में नहीं लाएंगे, हम फ्रांस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस शर्त यही है कि आप क्या करो, इस इटली के साथ मर्ज कर दो और आप करो वही डेमोक्रेटिक तरीके से रूल करो। तो ये सारा यूनिफिकेशन आप फ्रांस में कर दोगे तो हम आपको छोड़ देंगे, आप हमारी मदद करो ऑस्ट्रिया को हराने में। तो सेम काम, क्योंकि ऑस्ट्रिया बड़ी कंट्री थी, उसे आसानी से हरा नहीं जा सकता था, इटली अकेले नहीं हरा सकती थी। तो इसने क्या किया, काउंट डी कैवर ने फ्रांस को अपने तरफ जोड़ लिया और दोनों ने मिलकर फिर किससे लड़ाई लड़ी, ऑस्ट्रिया से। तो आप देखिए फ्रांस के साथ जब इसने जोड़ा, फ्रांस को डरा के कि हम आपको भी हरा देंगे या फिर ऑस्ट्रिया को भी हरा देंगे, तो इसने क्या किया, इटली के काउंट डी कैवर ने डरा दिया पॉलिटिक्स वाला गेम खेलकर किसके साथ, फ्रांस के साथ। अब फ्रांस को अपने साथ जोड़ लिया, तो फ्रांस तो अपने आप यूनिफाई हो गया इटली के साथ। फिर इसने इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इस ऑस्ट्रिया को, तो ऑस्ट्रिया भी हार गया तो ऑस्ट्रिया भी इनके साथ जुड़ गया। यानी कहना का मतलब ये है कि इसने ना कोई वॉर लड़ा, इससे ना कोई मूवमेंट चला, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स तरीके से क्या करता है, यूनिफाई करता है इटली को, यानी इसकी बहुत जरूरत थी। Through a tactful diplomatic alliance with France,
ही सक्सीड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। जी हाँ, 1859 में इसने क्या किया, काउंट डी कैवर ने फ्रांस के साथ एक समझौता किया और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। कब? 1859 में। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात कर ली काउंट कैमिलो डी कैवर की कंट्रीब्यूशन की, किसमें? इटली के यूनिफिकेशन में। अब हम बात करेंगे आखिरी यानी कि गिउसेप्पे गरिबाल्डी के कंट्रीब्यूशन के बारे में कि उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया इटली को यूनिफाई करने में। सो स्टूडेंट्स, गिउसेप्पे मजीनी और काउंट कैमिलो डी कैवर के बारे में पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे गिउसेप्पे गरिबाल्डी के बारे में। जी हाँ, हम ये देखेंगे कैसे गिउसेप्पे गरिबाल्डी ने कंट्रीब्यूट किया इटली के यूनिफिकेशन में। स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखना है कि तीनों फेमस पर्सनालिटी गिउसेप्पे मजीनी, गिउसेप्पे गरिबाल्डी और काउंट कैमिलो डी कैवर, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस गिउसेप्पे गरिबाल्डी को दी जाती है क्योंकि ये सेंटर फिगर रहा है किसका? लड़ाई का, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी लीडर्स ने दूसरों की मदद से, गिउसेप्पे मजीनी ने क्या किया, दूसरे लोगों को ग्रुप बनाया, सोसाइटीज बनाई, उनको मोटिवेट किया, उनकी मदद से इटली को यूनिफाई किया। फिर हमने बात किया काउंट कैमिलो डी कैवर को, वो पॉलिटिकल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से, है ना, उसने लड़ाई कभी नहीं लड़ी, गिउसेप्पे मजीनी ने लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन गिउसेप्पे गरिबाल्डी ऐसा पर्सन था जो पर्सनली मिलिट्री को कमांड देता था और अपने सोल्जर के साथ लड़ता भी था बंदूक उठा के, इसलिए इसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है क्योंकि इसने यूनिफाई करने के लिए सिर्फ दूसरों को मोटिवेट नहीं किया, सिर्फ स्पीच नहीं दिए, लोग से सिर्फ असाइनमेंट या एग्रीमेंट साइन नहीं करवाए, इसने क्या किया है, सीधा सीधा लड़ाई में उतर कर फाइटिंग की है, बंदूक से गोली चलाई है, अपनी मिलिट्री को लीड किया है, कमांड किया है, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ फेमस पर्सन्स इन मेकिंग ऑफ इटली, इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कैसे गिउसेप्पे गरिबाल्डी ने क्या किया है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहली बात, ही वाज सेंट्रल फिगर इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यही बात हमने आपको जस्ट अभी बताया कि गिउसेप्पे गरिबाल्डी वाज द सेंट्रल फिगर इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जी हाँ, इटली के यूनिफिकेशन में गिउसेप्पे गरिबाल्डी एक मुख्य भूमिका में रहे हैं, एक मुख्य छवि रही है उनके, ना, ये आदर्श हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल पेश किया है कि ये यूनिफिकेशन करने के लिए कोई डिप्लोमेटिक तरीका नहीं अपना रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे, कोई किसी से मोर्चा नहीं निकलवा रहे, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली मिलिट्री में जाकर अपने आर्मी को कमांड देकर, लड़ाई लड़कर, मौत का सामना कर कर, गोलियों का सामना कर कर, मोनार्क को हराकर इटली को यूनिफाई कर रहे हैं। ठीक, ही पर्सनली कमांडेड एंड फॉट इन मैनी मिलिट्री कैंपेन्स। जी हाँ, बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस में, सेना द्वारा चलाए गए अभियानों में इन्होंने क्या किया है, उसे कमांड किया है, सेना को लीड किया और साथ ही साथ इस सेना के साथ लड़े हैं, अपने सोल्जर के साथ बंदूक उठा के लड़े हैं, इसलिए तो इन्हें सेंट्रल फिगर कहा जाता है इटली के यूनिफिकेशन का। ही वाज द सेंट्रल फिगर इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली बिकॉज ही पर्सनली कमांडेड एंड फॉट इन मैनी मिलिट्री कैंपेन। ठीक, थर्ड बात स्टूडेंट्स, दिस कैंपेन्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनिफाइड इटली। जी हाँ, जो भी मिलिट्री कैंपेन्स किसने चलाए, गिउसेप्पे गरिबाल्डी ने चलाए, जिनको इन्होंने लीड किया, इसमें लड़े, अपने सोल्जर के साथ कंधे से कंधा मिला के, कई मोनार्क्स की आर्मी को हराया, उन्हें कंट्रोल में लाया और जोड़ दिया किसके साथ, इटली के साथ, यानी कि इटली को यूनिफाई करने में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने जो भी कैंपेन चलाया उसको लीड किया है और इटली को यूनिफाई किया है। स्टूडेंट्स, ही हैज बीन कॉल्ड द हीरो ऑफ टू वर्ल्ड्स, उन्हें कहा जाता था, हीरो कहा जाता था, हीरो ऑफ द टू वर्ल्ड्स, यानी दो दुनियाओं का योद्धा, हीरो ऑफ द टू वर्ल्ड्स कहा जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये दो जगहों पर लड़ाई लड़ चुके थे, यानी कई जगह पर मिलिट्री कैंपेन चलाए थे, दो बड़े बड़े यूरोप की जगह, यानी कि यूरोप के अदर पार्ट्स में, साथ ही साथ इन्होंने साउथ अमेरिका में मिलिट्री कैंपेन चलाए हैं और वहां पर सक्सेसफुली जीत कर जिंदा वापस लौट कर आए हैं। यानी इतनी लड़ाइयां लड़ने के बावजूद इनकी डेथ नहीं हुई, इनको गोली नहीं लगी, ये जिंदा बचे रहे और हर लड़ाई में सक्सेसफुल भी हुए। जो भी मिलिट्री कैंपेन चलाए उसमें ये सक्सेसफुल रहे, वो ऑपरेशन सारे सक्सेसफुल हुए, इसलिए इन्हें कहा जाता है हीरो ऑफ द टू वर्ल्ड्स बिकॉज ऑफ द मिलिट्री एंटरप्राइजेस इन द साउथ अमेरिका एंड यूरोप। जी हाँ, गिउसेप्पे गरिबाल्डी को हीरो ऑफ द टू वर्ल्ड्स कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, साउथ अमेरिका हो या यूरोप हो, इन दोनों जगहों पर मिलिट्री कैंपेन चलाए हैं, उन कैंपेन को लीड किया है, साथ ही साथ उन मैनी जो मिलिट्री कैंपेन्स है उसमें फाइट किया है सिंगल हैंडेडली, मतलब ये किसी की हेल्प से नहीं बल्कि अपने सोल्जर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं, इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। बाकी लोग तो प्लेटफॉर्म के थ्रू बोलकर, स्पीच देकर, मोटिवेट कर कर, एग्रीमेंट कर कर इटली को यूनिफाइड कर रहे थे, यूनिफिकेशन कर रहे थे इटली का, पर ये पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही क्या किया, लड़ाई लड़ी है, मोनार्क्स को हराया है, मोनार्क की आर्मी से टक्कर ली है और तो और हर टक्कर में उन्होंने जीत हासिल की और सारे मिलिट्री कैंपेन
जो भी ऑपरेशन उन्हें सक्सेसफुल भी किया है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज द हीरो ऑफ द टू वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स ये बात की हमने गिसेपी गरिबाल्डी की। आपको जानकर ये हैरानी होगी, गिसेपी गरिबाल्डी ऐसे पर्सन है जिन्होंने गिसेपी मजीनी के साथ वर्क किया है। जी हाँ, गिसेपी गरिबाल्डी और गिसेपी मजीनी दोनों मिले एक साथ, इन दोनों में बहुत अच्छे तरीके से इटली को यूनिफाई किया, क्योंकि गिसेपी गरिबाल्डी जो है इनके पास आर्मी का पावर है लड़ने की, और जो गिसेपी मजीनी थे उनके पास डिप्लोमेटिक पावर थी, है ना। उनके पास इन दोनों ने मिलकर ऐसे तरीके अपनाए, मोटिवेट करके एक लड़ सकता था और एक आर्मी प्रोवाइड कर सकता था। एक ने 2 आर्मी सीक्रेट ग्रुप्स बनाए थे जो हमने पढ़ा है ना, यंग मर्सालीज, यंग यूरोप। तो उन्होंने अपने आर्मी को लेके किसकी मदद से, आर्मी के लीडर यानी गिसेपी गरिबाल्डी, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, यूरोप को या फिर इटली को यूनिफाई करने का काम किया। इन्होंने इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अदर पार्ट्स में भी यूनिफिकेशन के लिए क्या चला, मूवमेंट चला। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि कैसे गिसेपी मरीजिनी और गिसेपी गरिबाल्डी ने मिलकर मूवमेंट चलाए हैं इटली को यूनिफाई करने के लिए। और तो और इन्होंने यूरोप में क्या इंसिडेंट ऐसे किया जिससे इटली यूनिफाई हुआ, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रेस्ट ऑफ द यूरोप के पार्ट भी जो हैं वो इंस्पायर हुए नेशनलिज्म के लिए, नेशन स्टेट बनाने के लिए। और हम देखेंगे कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। और उसके बाद हम बात करेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, कि ब्रिटेन में जो स्ट्रेंज केस है या अजीब तरीके से कैसे ब्रिटेन यूनिफाई हुआ उसकी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।